हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर से मैंने टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिया है। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट का जो पावर है वो अलग अलग उसमें वे में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के पास क्या है, टू लेवल्स के गवर्नमेंट है। एक है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट तो आप जानते ही हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट जो जिससे मतलब जिस उसका जो होता है उसे हम लोकसभा इलेक्शन में होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो चुनाव किया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट में फिर आपका जो स्टेट का जो विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है उसमें होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिवाइड किया गया है किसमें, स्टेट्स और सेंटर के बीच में। तो द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड रेलवेज। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मतलब क्लियरली उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि जो यूनियन लिस्ट में आते हैं वो क्या क्या आते हैं। यूनियन लिस्ट में आपका ये इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। जैसे डिफेंस जो आता है वो किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेन अफेयर्स जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, वो यूनियन लिस्ट में आएगा। जो करेंसी होगा वो यूनियन लिस्ट में आएगा, और रेलवेज ये यूनियन लिस्ट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। जो स्टेट में क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, पुलिस आ जाता है, फिर एग्रीकल्चर आता है, पब्लिक हेल्थ एंड इरिगेशन जो होता है वो स्टेट के मतलब लेवल पे आता है स्टेट लिस्ट में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कोई भी मतलब उसको आदेश देता है या उसको पुलिस के लिए जैसे कुछ कोई भी काम इम्प्लीमेंट किया, तो पुलिस को क्या करना होता है, उसको फुलफिल करना होता है। तो ये गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। यूनियन लिस्ट का जो भी है उसको आपको उधर से याद कर लेना, और स्टेट लिस्ट का जो भी है इसको इधर से आपको याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कंक्रीट लिस्ट। अब कंक्रीट लिस्ट क्या होता है, एक तो हमारा यूनियन लिस्ट क्लियरली कंप्लीट है, दूसरा स्टेट लिस्ट हमें पता है, और थर्ड है जो है ये होता है ऐसे द कंक्रीट लिस्ट। तो कंक्रीट लिस्ट ये होते हैं जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की चीजें आ जाती है, दोनों गवर्नमेंट का चीज आता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉज। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सरकार की मिली जुली होती है, कि दोनों गवर्नमेंट मिलके और उसके अकॉर्डिंग उस पर लोग कंसीडर करेंगे और डिस्कस करके उसे क्लियर करेंगे। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द कॉन्क्रीट लिस्ट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट प्रिवेल्स। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस स्टेट और यूनियन के बीच में, तो आगे का जो प्रोसीजर है वो जो लॉ मेकिंग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रेजिडरी पावर बिलोंग्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है रेजिडरी मीन्स जो मतलब विशेष जो ज्यादातर पावर होती है उनके उससे उनसे बिलोंग करती है, तो यूनियन गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, सारा लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम लॉ कंट्री में माना गया है। The Supreme Court has settles the disputes between the center and the states। जो सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है वो ये रहता है कि जो अगर कोई ऐसा मतलब मुद्दा आ गया या फिर कोई ऐसा मतलब फैक्ट आ जाता है जो उन दोनों के बीच में नहीं सोल्व हो पा रहा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटल करती है और उसको अच्छे से फुलफिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज इजीली। कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली नहीं चेंज किया जा सकता है जब तक कोई मतलब उसका आगे का प्रोसीजर कंप्लीट ना किया जाए। स्पेशल प्रोसीजर्स एंड द फॉलोड बाय हर अमेंडमेंट। तो जो स्पेशल प्रोसीजर्स है उसको उसको अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। इंडिया इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है उसको क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स माना जाता है। Decentralization means the transferring power higher levels of the government।
ये जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द ट्रांसफरिंग पावर हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल गवर्नमेंट, मतलब दैट हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो आता है उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम अगर बात करते हैं तो एक म्यूनिसिपालिटी आती है और दूसरा पंचायती राज आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से इनको समझना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आपको आपको बनानी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्रीजेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इनहेंस करती है कि लोग मतलब डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो कर रही है, और इससे ये दिखता है कि हाँ मतलब अब जो है मतलब छोटे छोटे जगहों पे भी मतलब लोगों का जो है फोकस है, मतलब कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनके सिटी को, कैसे उनके गांव को, विलेज को आगे बढ़ाया जाए। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। जैसे मैंने आपसे बोला अभी कि जो रूरल जो गवर्नमेंट होती है, जो जहाँ पे जो विलेज होते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये वो गांव है, तो उस गांव में क्या होता है कि पंचायती राज सिस्टम लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, पंचायती राज का चुनाव होता है और उसके अकॉर्डिंग वहां पे सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू म्यूनिसिपालिटीज। अब जैसे कि अर्बन में हो गया, एक तो हो गया रूरल जिसे हमने विलेज में बोला, जैसे सिटीज के लिए मैंने बोला तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया। इसका जो होता है तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट इसकी जो मतलब जो इलेक्शन होता है उसमें जैसे मेयर का होता है चुनाव, ठीक है। रूरल गवर्नमेंट जो पंचायती राज वाली में होता है उसमें प्रधान का होता है, और इसमें जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है उसमें मेयर का चुनाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्राम सभा इज इंक्लूड्स ऑल एडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज। जो ग्राम सभा होता है उसमें जो हम मतलब जितने भी एडल्ट वोटर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द एडल्ट वोटर्स ऑफ अ विलेज। हमारा द ग्राम सभा अप्रूव्स प्लान्स एंड रिव्यूज द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा होता है वो अप्रूव करते हैं, जो भी प्लान्स और रिव्यू होता है उसको अच्छे से वो क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। जो फंक्शन ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको ग्राम सभा उसको अच्छे से अप्रूव और रिव्यू करती है। द ये जो इनके जो हेड होते हैं, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। जो हेड होते हैं जो उसको हम क्या बोलते हैं, सरपंच या प्रधान। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो ये याद रखना, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड। पंचायत मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए वो पंचायती मेंबर्स कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे मतलब जो भी उस इलाके के या उस गांव या उस शहर के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं। उसमें अलग अलग लोग भी खड़े होते हैं। उसमें जो मेंबर चुने जाते हैं वहाँ के लोकल के द्वारा, और जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं जिनकी ज्यादा वोटिंग होती है वो जीतते हैं, तो उनको चुना जाता है उस तरीके से। रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द लोकल बॉडी। ये जो रेगुलर इलेक्शन होती है वो लोकल बॉडीज के लिए जो किया स्टार्ट किया जाता है, मतलब हेल्ड किया जाता है एवरी 5 years। मतलब 5 साल के लिए उनका टर्म होता है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे फिर वो जो म्यूनिसिपालिटीज वाला जो इलेक्शन होता है वो कितने ईयर्स के लिए होता है, 5 years का। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम एससी बोलते हैं, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे हम एसटी बोलते हैं, एंड वुमेन इन लोकल बॉडी। जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं और वुमेन होते हैं, उनके लिए क्या होता है, जो सीट्स जो होता है ऑलरेडी रिजर्व रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंडक्ट इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। और ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो प्रधान का और म्यूनिसिपालिटीज वाला जो इलेक्शन होता है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन उससे अच्छे से कंडक्ट करती है और बहुत ही केयरफुली उन चीजों को देखा जाता है और समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। नेक्स्ट स्टेट फाइनेंशियल कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल बॉडी। जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन ही रिव्यू करता है वो इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जो लोकल बॉडीज के होते हैं, जो मतलब उसको भी मतलब स्टेट फाइनेंस ही अच्छे से वो करते हैं। तो इसलिए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी
एंड स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जो ऊपर से नीचे जो हमने अभी पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन, वो क्या करता है, इंप्रूव्स करता है एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथेंस टू द डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में जो है मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इस तरह से टोटल 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से समझना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिए और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर करते हुए।